guys, welcome back to the squad. So today we are going to complete chapter 4 of national income. One shot master national income score 100 out of 100 in macroeconomics. 60 marks merit paper inside the slides. So without wasting our time, we will just start with the one shot. Okay. So yeah, this is the measurement of national income and it's a full one shot. Okay. Now, mission roadmap. Phase 1, high weightage backlog lecture 1 to 3. Phase 2, one shot chapter 4 theory hall. Whatever we have done in chapter 4, we will combine it and study in this video. And phase 3, solve missing data challenges. Phase 4, real versus nominal and deflator PYQ. Okay, so now phase 5, final 60 mark board pattern mock test. Okay, so in the last you have final 60 mark board MP board paper. Now phase 1, backlog hall. Now chapter 1, 2 and 3 core related. So what is important now? We will study. This is देखो now. See, this stock versus flow is really very important. You can see in the above it's written PYQ or repeated. It's a previous year question paper and is repeated this and can be repeated this year also. So we have to learn by heart this difference between stock concept and flow concept. Okay, now stock versus flow, if we will takes E. Stock means at a particular stock concept refers to the quantity measured at a particular point of time. अगर इसका मीनिंग देखे तो स्टॉक कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट मीन्स स्टॉक कॉन्सेप्ट refers to the quantity measured at a particular point of time. फ्लो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो फ्लो कॉन्सेप्ट में देखेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम. उसमें पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट और ये जो फ्लो कॉन्सेप्ट है इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल्स मैंने आपको कल बताया था, जैसे वेल्थ, स्टैटिक, बैंक बार, वो सब. इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे इनकम आ सकती है या एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. ठीक है, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट पीरियड ऑफ टाइम. या आप ये बोल सकते हो पॉपुलेशन इन 2026. तो मैंने आपको टाइम दिया कि जब 2026 ख़त्म हो जाएगा तब आप मुझे बताओगे कि पॉपुलेशन इन 2026 क्या है. तो पीरियड ऑफ टाइम मिला, तो वो है फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है, और अगर मैं बोलूँ पॉपुलेशन ऑन 16 जुलाई 2026 और कितना इधर 1029, तो पॉपुलेशन कितनी है वो आप मुझे सर्च करोगे और आप मुझे बताओगे. तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है और फ्लो कॉन्सेप्ट मैं आपको पीरियड ऑफ टाइम दे रही हूँ. ठीक है, समझ में? ओके, ना लेट्स मूव ऑन. ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फ्लो बिटवीन हमें पता है 4 सेक्टर्स होते हैं. अब ये मत बोलना 3 सेक्टर्स होते हैं. 3 सेक्टर्स हम पहले पढ़ते थे, अब हम 4 पे आए. कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड में जब उनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है GDP MP आता है. तो वैसे ही ये जो स्टॉक कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें 4 सेक्टर. कौन कौन से? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर मतलब फर्म्स, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन सेक्टर. 4. ठीक है, तो हम पढ़ते कितने हैं? हम 2 पढ़. लिखा आपकी बुक में 4 होंगे पर लिखा आपकी बुक में 4 हैं पर 2 हम
हम पढ़ेंगे, सिलेबस में 2 ही है, ठीक है। तो 2 कौन कौन से पढ़ेंगे, फर्म्स और हाउस होल्ड। फर्म्स और हाउस होल्ड, जैसे आप देख सकते हो इधर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो फर्म्स और हाउस होल्ड, ये देखो ये भी है एक्सपेक्टेड इन 2026-27। वो स्टॉक और स्टॉक वर्सेस फ्लो बोला था, वो एक्सपेक्टेड है कि वो मतलब रिपीट होगा इस साल, 100% श्योर रिपीट होगा इस साल, वो याद करना बाय हार्ट। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि 2026-27 में आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आपको डायग्राम के सिर्फ ऐसा मत करना कि डायग्राम बना दिया हो गया काम, नहीं, डायग्राम बना के 2-3 वर्ड्स में उसे समझाना, 2-3 4-5 लाइन्स में उसे समझाना, फिर करना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, अब मैंने आपको बताया था कैसे। देखो पहले हाउस होल्ड से अगर मैं आपको ये समझाऊं, इधर करती हूँ अपने आप को, ये रहा, ठीक है। देखो ये क्या है, ये मान लो ये फॉर्म्स है, ठीक है। तो अब मैं ऐसे गई फॉर्म्स में, ठीक है, ठीक है। ये हाउस होल्ड से मैं गई फॉर्म्स पे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं फैक्टर सर्विसेज दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने फर्म है, वो ये फर्म है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, फर्म है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। अब हो गया, अब जब इन सर्विस से मुझे क्या आएगा, पैसा आएगा, फैक्टर इनकम आएगा, फैक्टर सर्विस दी मैंने, अब ये फैक्टर सर्विस हो गई, FS लिख रही हूँ, फैक्टर सर्विस हो गई। अब मैं क्या दूंगी, अब मैं क्या दूंगी, अब वो मैं क्या करूंगी, मैं इधर से अपने घर में फैक्टर इनकम लेके जाऊंगी, मतलब FI लेके जाऊंगी। अब मैंने काम तो किया, अब उसके बाद जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं पैसे लेके चली जाऊंगी अपने घर में, हाउस होल्ड में मैं पैसे लेके चली जाऊंगी, फैक्टर इनकम। अब ओके वेट फॉर अ मिनट, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा हॉटस्पॉट नहीं हो रहा, मैं अंदर का दूसरे उससे बनाती हूँ और बाहर का दूसरे, रुक जाए 1 मिनट। तो अब देखो, आप मैंने ये बनाया हुआ है, देखो ये ब्लू दिख रहा है, ये येलो दिख रहा है, हाँ। तो ये जो येलो है ये क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और फर्म में जा रहा है, ठीक है, हाउस होल्ड से फर्म में जा रहा है। तो मतलब मैंने क्या दी, मैंने सर्विसेज दी, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, मैं काम कर रही हूँ उनके लिए। अब बदले में वो मुझे क्या देंगे, फैक्टर इनकम, ये जो ब्लू से दिख रहा है वो फैक्टर इनकम है, बदले में वो मुझे क्या देंगे, पैसा देंगे, फैक्टर इनकम है, ठीक है, फैक्टर इनकम। मैं घर से निकली, काम करने गई फर्म में, उन्होंने जब मैंने काम किया, काम खत्म हुआ, तो उसके बदले मुझे मिली सैलरी मिली। तो मैं फर्म से लेकर आई सैलरी, घर लेके आई। अब मुझे ना कुछ खरीदना है, तो मैं उसी घर से, जहाँ मैं सैलरी लेके आई थी वहाँ से निकली और फिर से गई फर्म, वहाँ पे पैसे दिए और अपना ये जो ब्लू से ही दिख रहा है अभी वही है, अपना सामान लिया। और अब ये जो येलो से गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, अब मैं फर्म से गई वापस हाउस होल्ड, अपना सामान लेके जो भी मुझे चाहिए था, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब समझ में आया कि ये अनएंडिंग फ्लो है, चलता जा रहा है। तो ये जो ब्लू से जो है ना, ये मनी का फ्लो है, इनर फ्लो। अब ये ऐसे याद रख लो, इनर फ्लो, मनी फ्लो। क्यों इनर फ्लो क्यों बोला हमने इसे, क्योंकि पैसे हैं तो पैसे हम लोग लॉकर में अच्छे से संभाल के रखते हैं, तो इनर फ्लो मतलब पैसे चोरी होने का डर रहता है, इसलिए हमने उसको अंदर रखा है। और बाहर हमने ये दिखाया कि हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और उस पैसे के बदले हमने कुछ खरीदा है, ठीक है। और अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने कोई सेविंग्स नहीं की, ठीक है, नो टैक्सेस नो सेविंग्स, अगर 100 करोड़ रुपीस ही घूम रहा है तो वही घूमता रहेगा, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट नहीं आएगा, ठीक है, नो टैक्सेस नथिंग।
ये अज्यूम करके चलते हैं। डन, इतना समझ में आया आई थिंक सो। तो ये ब्लू वाला जो है वो इनर फ्लो मतलब मनी फ्लो, और ये जो बाहर वाला है फैक्टर सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज वो है रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया इतना? तो देखो अब इसमें ये लिखा फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज जो बताया था, मनी फ्लो पेमेंट्स और इनकम, एक्सपेंडिचर खर्च किया आपने और इनकम आपको मिली, सैलरी आपको मिली, तो वो क्या है, वो इनर फ्लो है मतलब मनी फ्लो है। आइडेंटिटी, प्रोडक्शन इज इक्वल टू स्पेंडिंग, आपने प्रोड्यूस किया, पैसे मिले और फिर आपने उसी पैसे को स्पेंड कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज में, तो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू स्पेंडिंग। समझ में आया है? ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है 2026-27 में आना है इसको, तो ये देख लेना अच्छे से। अब द मैट्रिक्स, अब GDP-MP टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, NDP-FC डोमेस्टिक इनकम फैक्टर एट फैक्टर कॉस्ट, और NNDP-FC मतलब नेशनल इनकम निकाल लिया आपने। देखो GDP-MP किससे निकलता है, वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है, और एक उससे निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है। NDP-FC निकलता है इनकम मेथड से, ठीक है। और NNPFC आपको निकालना आता है अगर आपने कोई से भी मेथड से, तो ऑफिशियल नेशनल इनकम। लॉजिक क्या है, कन्वर्जन ब्रिजेस आर मैंडेटरी, कन्वर्ट करते हो ना, NP को DP में, FC को MP में, ऐसे कन्वर्ट करते हो ना, तो वो ओके ना। ब्रिजेस, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, देखो ग्रॉस को अगर आपको नेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, और अगर हमें नेट को ग्रॉस में करना है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। ठीक है, समझ में आया? डोमेस्टिक प्लस NFI है, मतलब डोमेस्टिक को अगर हमें डोमेस्टिक क्या बोले, डोमेस्टिक को अगर हमें DP को अगर हमें NP में कन्वर्ट करना है, तो DP को अगर हमें MP में कन्वर्ट करना है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट। अगर नेशनल प्रोडक्ट को DP में डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर मार्केट प्राइस माइनस NIT, देखो मार्केट प्राइस को अपने फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। ठीक है, okay, strategy rank 1 finish chapter 1 and 3 PYQs within these week hold। ये भी जो भी मैंने आपको दिखाया इसमें भी होगा कुछ ना कुछ, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ये मैंने आपको दिखाया ना कि ये एक्सपेक्टेड है 2026-27 में, ये रिपीट है, मतलब रिपीट 100% होगा इस एग्ज़ाम में, इस बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये होगा। फिर फोकस ऑन डबल काउंटिंग प्रॉब्लम लॉजिक, वो हम आगे देखेंगे। ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर एवरी फ्लो आंसर, जो फ्लो आंसर बोला उसके लिए वो बना लेना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बना लेना, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, फिर दूसरे क्वेश्चन पे होना, क्योंकि अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स का है। प्रैक्टिस ट्यू न्यूमेरिकल्स डेली फ्रॉम ईच मेथड, देखो वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड से आप दो फॉर्मूले हर रोज करो, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर आप भूलोगे नहीं पक्का ना। फेज 2 वन शॉर्ट हॉल, डिटेल चैप्टर 4 मास्टरी ना। अब हम आते हैं चैप्टर 4 में, दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैन बी, हाँ फिर हमने देखा था नेशनल इनकम कैन बी मेजर यूजिंग 3 फेजेस दिस ऑफ द सर्कुलर फ्लो। 3 फेजेस कौन कौन से? एक तो प्रोडक्शन फेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और फिर हमने खरीदा एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3, ठीक है 3।
तो प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजल फेज, मतलब वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना। वैल्यू एडेड में ये देखो रिपीटेड पीवाईक्यू, ये रिपीटेड पीवाईक्यू है, इस साल भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के वो बताओ, क्या बताओ, क्या बोलते हैं वो वैल्यू ऑफ आउटपुट का वो बताओ, क्या बोलते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है वो बताओ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर क्या आता है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या उसमें भी बाइफर्केशन, उसमें भी बाइफर्केशन है, या तो डोमेस्टिक कंजम्पशन या इम्पोर्ट्स। हैक, डोंट इंक्लूड सेकेंड हैंड सेल्स। जो अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आया सेकेंड हैंड सेल्स, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, मत करना, नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जिस साल हमने वो गाड़ी ली थी उस साल के नेशनल इनकम में वो ऑलरेडी जुड़ चुकी है। अगर हमने उसको बेच दी तो वो वाली जो उसके पास है वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी, क्योंकि उसका वो मॉडल पुराना है और वो पुराने वाले नेशनल इनकम में जुड़ चुकी है। तो अब अगर एक और बार फिर से हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर जोड़ देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, आपके आंसर्स गलत आएंगे। तो इसलिए डोंट इंक्लूड सेकेंड हैंड सेल्स। ओके ना। इनकम मेथड, इनकम मेथड में हम देखें तो वो तो जीडीपी निकालता है, इज जीडीपी इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ जीवीएमपी। ठीक है, समझ में आया। अब इनकम मेथड क्या निकालता है, इनकम मेथड डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम निकालता है, एनडीपीएफसी निकालता है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, नहीं नहीं, क्या था वो, एफसी निकालता है। तो सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कितने आते हैं, वेजेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, वेजेस इन द फॉर्म ऑफ काइंड या सोशल सिक्योरिटी, सोशल शेयर। ठीक है, तीन में प्लस ऑपरेशन, सॉरी क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर भी बाइफिकेशन है, दैट इज डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम, तो ऐसे का ऐसे ही देगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ओएस ब्रेकडाउन, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया था कि ओएस कंपोनेंट्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वो प्रॉफिट में जो प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में जीडीपी निकलता है। ठीक है, जीडीपी निकलता है। तो प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पीएफसीई मतलब प्राइवेट फिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या बाइफिकेशन है, हाउसहोल्ड फिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड में रहते हैं वो लोग को सर्व करते हैं। तो सर्विंग हाउस होल्ड फिक्स्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है,
हाउस होल्ड में सिर्फ वो आएंगे, जैसे हाउस होल्ड के लोगों को कैसे क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, सोप चाहिए होता है, हैंड वॉश चाहिए होता है, नेल कटर चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, और फेस वॉश चाहिए होता है, और जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, तो वो आएंगी इसमें। और इसमें जो नॉन प्रॉफिट्स है जैसे एनजीओ, टेम्पल और वो सब आएगा, ठीक है। पर हाँ, इसमें हाउस इंक्लूड नहीं होगा कि हाउस बन रहा है तो उसमें इंक्लूड करेंगे नहीं। वो मैं आपको बताऊं, वो मैंने आपको बताया था मैं किस में इंक्लूड करेंगे हम, जीडीसीएफ में, मतलब हाउसिंग लॉजिक वाले में इंक्लूड करेंगे। वो उसके अंदर जीडीसीएफ के अंदर वो आता है ना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसके अंदर 3 बाइफर्केशन है, उसमें आता है ये हाउस होल्ड, जो भी घर बन रहा है, बिजनेस कुछ बना रहे हो, क्या बोल, बिल्डिंग बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई स्पेंडिंग ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई करो स्पेंडिंग ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई स्पेंडिंग ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रैप, नेट इम्पोर्ट्स मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, देखो ये ट्रैप होता है कि आपको नेट एक्सपोर्ट्स नहीं देकर नेट इम्पोर्ट्स दे देते हैं, तब क्या करते हो फटाफट, आपको पता है नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है, नेट इम्पोर्ट्स दिया है, प्लस कर दिया, हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं करना। नेट एक्सपोर्ट्स दिए तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अगर माइनस का साइन लगाए तो लगाओ, नहीं लगा तो मत लगाओ। पर अगर नेट इम्पोर्ट्स दिया है तो माइनस जो भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेट इम्पोर्ट्स दिया 50, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, नेट इम्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू -50 होगा आपका आंसर, सॉरी आपका फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, अब ये हाउसिंग लॉजिक आ गया। देखो, रूल कंस्ट्रक्शन, रूल न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंजम्पशन, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। लॉजिक क्या है, इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बन रहा है ना, तो मतलब कैपिटल गुड्स का यूज हो रहा है, हथौड़े का यूज हो रहा है, मशीन्स का यूज हो रहा है, तो कैपिटल गुड्स चाहिए, तो इसलिए क्या है, इट इज इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वेस्टमेंट है, घर बना रहे हो तो घर एक इन्वेस्टमेंट है, तो इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ये आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा, ये फाइनल गुड में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड और यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फाइनल गुड्स कैटेगरी 3 बताई थी मैंने आपको कल, 3 कैटेगरीज, बिजनेस और फिर रेसिडेंशियल, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का था, रॉस एक्सपेंडिचर, हाँ, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्ट, सॉरी, ग्रॉस, ये सेकंड वाले में आएगा, क्या है, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, इसमें आएगा ये। फिर तीसरा था पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एड्स टू द प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ द नेशन, एड्स टू द प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ द नेशन, क्योंकि ये फाइनल गुड है, इसलिए हम इसको जीडीसीएफ में ऐड करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, GDP एंड वेलफेयर, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है, देखो प्रूफ भी लिखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, GDP एंड वेलफेयर। इज GDP अ परफेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? ओह हाँ, एक चीज तो बताई नहीं, रुक जाओ, इसके पहले एक चीज रुक जाओ, मैंने वो लिखा है क्या, नहीं लिखा, ग्रीन GNP, अच्छा फिर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना है मुझे, वो याद है हमने GDP डिफ्लेटर पढ़ा था, याद है, हाँ, तो मैंने ना उसमें एक स्लाइटली मिस्टेक कर दी थी, मैं चाहती थी आप लोग ढूंढ के निकालो वो मिस्टेक क्या है, पर किसी ने कमेंट ही नहीं किया, छोड़ो, चलो मैं ही बता दी, मैं अपने आप को बता दी। उसमें एक ये मिस्टेक थी कि नॉमिनल GDP जो था वो मैंने गलत लिख दिया था। क्या लिखा था मैंने नॉमिनल GDP में,
उसको मैं अभी सही कर रही हूँ। देखो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी एनजी लिख रही हूँ। अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो कैसे करेंगे, रुक जाओ मैं इसको सही से लिखूँ। नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इसको निकालना है अगर, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले लिखेंगे रियल जीडीपी। अब आप बोलोगे रियल जीडीपी तो नीचे आता है, ऊपर कैसे आ गया? देखो अगर हाँ जो जो इधर लिखा है जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, वो किस में है? वो ऊपर है, तो हम उसको ऊपर ही इनटू में ले आएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स लिख लो, पीआई लिख रही हूँ मैं, जीडीपी इन्फ्लेटर, जीडीपी इन्फ्लेटर, और इसको हम बोल सकते हैं प्राइस डिफ्लेटर ना, सॉरी, और प्राइस इंडेक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। और वो जो इंटू 100 है ना, तो वो उसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, 100 को हम इधर ले आएंगे। तो नॉमिनल जीडीपी जो हो जाएगा वो अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये है नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला, ठीक है। ये मैंने उधर गलत लिखा था बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गिव मी द राइट आंसर, पर किसी ने सही आंसर दिया ही नहीं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ही बता दिया कि मुझे लगा कि तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने गलत बता दिया, ठीक है। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग। अब तो आंसर ही दिया ही नहीं तुमने, ठीक है। तो समझ में आया, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। रियल जीडीपी तो आता ही है, कैसे निकालना, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो बहुत आसान है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। इतना फॉर्मूला याद, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0, मतलब P1 मतलब करंट ईयर के बेसिस पे कौन आता है, नॉमिनल जीडीपी, और P0 मतलब बेस ईयर के उस पे कौन आता है, रियल जीडीपी। तो इससे याद रख सकते हो इंटू 100, तो इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, मोस्ट रिपीटेड PYQ। हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया ना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ये आएगा, इसका डिफरेंस भी 100% आएगा। मैंने वो पिछली वाली क्लास में आपको इसका डिफरेंस भी बता दिया है, तो वो देख लेना, ठीक है। तो इसमें शायद मैं लाई हूँ कि नहीं वो नहीं पता, मतलब लिखा है मैंने शायद, पता नहीं, देखेंगे आगे देखेंगे, ठीक, लिखा है शायद मैंने, ठीक है। तो जीडीपी एंड, अब हम वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीडीपी एंड वेलफेयर। अब ये कंपलसरी नहीं है कि अगर जीडीपी है हो जीडीपी बढ़ा है तो वेलफेयर भी साथ साथ होगा, इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी, कुछ लिमिटेशंस है। इज जीडीपी अ परफेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? नो, जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। अगर मान लो अगर जीडीपी बढ़ गया है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जीडीपी बढ़ा है तो वेलफेयर कम भी हो सकता है। अब लिमिटेशंस क्या क्या है, लिमिटेशंस मेड इट एन इम्परफेक्ट मेजर, मतलब जो लिमिटेशंस है वो मेक इट एन इम्परफेक्ट मेजर। तो लिमिटेशंस मेक इट एन इम्परफेक्ट मेजर। वेलफेयर इज सोशल क्वांटिटी, जीडीपी इज मटेरियल। जो वेलफेयर है वो एक सोशल क्वालिटी है, वेलफेयर क्या सोशल क्वालिटी है, बल्कि जीडीपी एक मटेरियल है। ये याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया है कि जीडीपी और वेलफेयर के बारे में, तो आप ये लिख सकते हो कि जीडीपी इज नॉट द परफेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, लिमिटेशंस मेक इट एन इम्परफेक्ट मेजर। लिमिटेशंस हो गई ना, तो इम्परफेक्ट मेजर होगा, तो लिमिटेशंस मेक इट एन इम्परफेक्ट मेजर। और फिर उसके बाद लिखोगे वेलफेयर इज सोशल क्वालिटी, एक सोशल क्वालिटी है वेलफेयर, तो वेलफेयर इज दी सोशल क्वालिटी
और जीडीपी इज मटेरियल। जीडीपी क्या है? मटेरियल है। अब जो टॉपिक कवर हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन मॉनिटरी और एक्सटर्नैलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन मॉनिटरी और एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। तो वेलफेयर लिमिट्स में क्या क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, जीडीपी राइसेस बट रिच गेट रिचर इन इक्वालिटी। देखो, जीडीपी तो राइज हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीडीपी राइज हो रहा है, पर जो रिच लोग हैं वो और रिचर होते जा रहे हैं, और जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो और पुअर होते जा रहे हैं। देखो, मान लो अगर मैं बोलूं कि 8% पॉपुलेशन है और 6% जीडीपी है, 8% पॉपुलेशन है या 8% पॉपुलेशन है और 6% जीडीपी है, तो क्या ये वेलफेयर होगा? नहीं। अगर 8% पॉपुलेशन है और 6% जीडीपी है तो सबको वो चीज़ नहीं मिल रही है, 2% अभी भी कम है। तो ये इनइक्वालिटी है। जो लोग रिच हैं वो और रिच हो रहे हैं, जो लोग पुअर हैं वो और पुअर हो रहे हैं। नॉन मॉनेटरी, ये वही बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वही बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो जीडीपी राइजेस बट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ऑल्सो राइजेस, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी में देखें, हाउसवाइफ सर्विस और विलेज बार्टर नॉट काउंटेड, जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड। देखो, नॉन मॉनेटरी में फर्स्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, दूसरे में हम नॉन मॉनेटरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देख लिया, अब नॉन मॉनेटरी में देखेंगे। जैसे आप लोगों की मम्मा या मेरी मम्मा, ठीक है, वो क्या है, वो काम कर रही है, वो दिन भर काम करती रहती है। अगर आपकी मम्मा हाउस वाइफ है तो ठीक है, काम मतलब हाँ ठीक है, मतलब काम करती रहती, काम जब देखते हैं मम्मी को काम करती रहती है, ठीक है। तो क्या कभी हम उनको बोलते हैं कि ये जो खाना बनाया ना, ये इतने का खाना है? उनको कभी पैसे मिलते हैं उस चीज़ के? उन चीज़ के उन्हें कभी पैसे, मनी मिलते हैं? वेलफेयर तो वो हमारा, जैसे कभी मैं मैं बीमार पड़ गई तो मम्मी संभालती है, ठीक है, तो मम्मी ही संभालती है कि ये दवाई ले लिया, ये है दवाई, ये पूछ के आती है, डॉक्टर से पूछ के आती है, ठीक है। तो वो हमारा वेलफेयर कर रही है, उससे जीडीपी बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, जीडीपी बढ़ ही नहीं रहा। वेलफेयर हो रहा है पर जीडीपी बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जो सर्विस है वो सिर्फ घर तक है, हाउस होल्ड तक है, घर तक है, बाहर नहीं जा रही वो, तो बाहर नहीं जा रही, वो घर तक है। जीडीपी और उससे बढ़ भी नहीं रहा है, ना कम हो रहा है, तो वो नॉन मॉनेटरी है, उस नॉन इकोनॉमिक बोल लो, पैसे नहीं मिल रहे मम्मी को उसके, ठीक है। मम्मी हमारे वेलफेयर के लिए, हम सबके वेलफेयर के लिए खाना बना रही है, हम सबके लिए खाना बना रही है, उससे जीडीपी बढ़ नहीं रहा है या कम नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉन मॉनेटरी। ये क्या होता है? नॉन मॉनेटरी, काउंट नहीं होता, ये नॉन मॉनेटरी होता है, नॉन इकोनॉमिक होता है, ठीक है। तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फिर नॉन मॉनेटरी पढ़ा, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा क्यों बोल रही हूँ, एक्सटर्नैलिटी पढ़ेंगे। एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। एक्सटर्नैलिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों बताते हैं। एक्सटर्नैलिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि गवर्नमेंट ने पार्क बना दिए अब गवर्नमेंट ने हमारे वेलफेयर के लिए पार्क बना दिए, तो गवर्नमेंट ने हमारे वेलफेयर के लिए पार्क बना दिए, पर उनको उससे कुछ पैसा मिला? नहीं मिला। कुछ मिला उनको, रिवॉर्ड मिला? नहीं मिला। पार्क में हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपना वेलफेयर किया, जीडीपी कम हुआ ज़्यादा हुआ उससे? नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये पॉजिटिव है। पार्क्स बना दिए, या जो पुअर हाउसेस है उसमें लाइटिंग दे दी, तो उससे जीडीपी को कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जीडीपी कम हुआ, ऊपर हुआ? नहीं हुआ। वो गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिला, कुछ रिवॉर्ड मिला? नहीं मिला। तो ये होता है एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया, पार्क्स बनाए, लाइटिंग की, ये गवर्नमेंट ने हमारा वेलफेयर किया, पर उससे जीडीपी नहीं बढ़ा। गवर्नमेंट ने हमारा वेलफेयर किया पर उससे जीडीपी नहीं बढ़ा, तो ये एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव वाली। अब अगर हम नेगेटिव देखें तो
इंडस्ट्रीज में जो चीज़ बनती है, कुछ बना, और उससे बहुत जैसे आप देख रहे हो बहुत सारा स्मोक निकल रहा है और वो एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचा रहा है, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, वो वेलफेयर हो रहा है क्या? अपना वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो। जीडीपी बढ़ रहा है? नहीं हो रहा। जीडीपी भी सेम है, वेलफेयर भी नहीं हो रहा। उल्टा हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। या नॉइस पोल्यूशन है तो हम लोगों को, अगर वो सो रहे हैं तो हम उनको मतलब इतना तेज म्यूजिक चलाकर हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये वेलफेयर है कहीं से? नहीं, ना कि वेलफेयर होना है, ना कि जीडीपी बढ़ रहा है कम हो रहा है, जीडीपी सेम है, वेलफेयर नहीं हो रहा। उल्टा आप इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हो या लोगों का वेलफेयर नहीं कर रहे, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव देख लिया हमने। एक्सटर्नैलिटी हमने 3 चीज़ें पढ़ी, दैट इज पहला हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमने नॉन मॉनिटरी टर्म्स में पढ़ा, और तीसरा हमने एक्सटर्नैलिटी पढ़ी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, गवर्नमेंट ने हमें पार्क्स, लाइटिंग और इन सबको दिया जिससे हमारा वेलफेयर हो सके, पर उससे जीडीपी नहीं बढ़ा, जीडीपी सेम है। नेगेटिव में हमने क्या किया, जो इंडस्ट्रीज है, जिसमें जो भी कुछ बन रहा है, उसका जो धुआं है वो इन्वायरमेंट में जा रहा है, इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहा है। क्या हमें कोई पनिशमेंट मिल रही है? नहीं मिल रही, और हम वेलफेयर भी नहीं कर रहे, ना कि जीडीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सेम है जीडीपी। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी क्या होता है? देखो, ग्रीन जीएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस इन्वायरमेंट कॉस्ट। मतलब कि इन्वायरमेंट कॉस्ट मतलब कि आपने इन्वायरमेंट को कितना डैमेज किया वो आप निकालोगे। जीएनपी आपको दिया है और आप इन्वायरमेंट को आपने कितना डैमेज किया वो निकालोगे, उनको माइनस करोगे, तो आपका ग्रीन जीएनपी आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर हॉल, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है मेजर हॉल। सस्टेनेबल ये देखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना हुआ। सब्ट्रैक्ट्स कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन एंड डिप्लीशन, ये सब्ट्रैक्ट करता है। डैमेज हुआ ना, तो डैमेज क्या होता है? डैमेज मतलब जो डिप्लीशन हुआ, जो डैमेज हुआ एनवायरनमेंट का, जो पोल्यूशन फैला, उसको सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालता है? ग्रीन जीएनपी में निकालता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट निकालता है कि कितना डेवलपमेंट हुआ। ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्रोथ इंडिकेटर, ये क्या है? ग्रीन जीएनपी इज अ ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्रोथ इंडिकेटर। ये एक ट्रू क्वालिटी है ऑफ लाइफ ग्रोथ इंडिकेटर, जिससे हम देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना हुआ और हम डैमेज कितना पहुंचा रहे हैं, या वो लोग जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो डैमेज कितना पहुंचा रहे हैं इन्वायरमेंट को, या नॉइस पोल्यूशन कितना पहुंचा रहे हैं, वेलफेयर तो कर नहीं रहे, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। ठीक है, सो दिस वाज डन। नाउ फेज 3 सॉल्विंग ऑल नीट बॉक्स न्यूमेरिकल ड्रिल सॉल्व्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस है बॉक्स। देखो, मिसिंग ऑपरेशन क्यों बोल रही हूँ बार, वो क्या, हाँ, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये फाइंड करना है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस। सॉल्यूशन स्टेप, ठीक है, तो ये फाइंड करना है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका आंसर दिया आंसर की में, ठीक है, और ठीक है ये भी दिया है, ये देखो आंसर इसमें दिया हुआ है। फाइंड मिसिंग दी मिक्स्ड इनकम, तो आपको इसको निकालना है। तो मिक्स्ड इनकम किससे निकालेगी? इनकम मेथड से, उसको निकालोगे आप। ठीक है, हाँ, ये तो बोल रही थी, सॉरी, यही बोल रही थी, ये बोला था ना एक्सपेक्टेड PYQ 2026-27, देखो लिखा उसमें एक्सपेक्टेड PYQ 2026-27। ठीक है, अब बेसिस, अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, सॉरी वो तो उसका फॉर्मूला हो गया, सॉरी, बेसिस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, प्राइस
नॉमिनल जीडीपी किस पे होता है? नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस पे होता है, और बेस मतलब रियल जीडीपी बेस ईयर पे होता है। जो बेस ईयर कितना है? 2023-24 सही 2022-23, ठीक है। अभी का बेस ईयर 2022-23, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन कम हुआ है। फ्लक्चुएशन कम हुआ है क्या? कम फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं। जैसे करंट ईयर प्राइस में मतलब कभी 10 रुपये है, एकदम से 40 रुपीज़ हो गई, या एकदम से क्या बोलते हैं 5 रुपये हो गई, तो बहुत तरफ फ्लक्चुएशन हो रहा है। कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है ना। तो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसलिए हम इसको करंट ईयर प्राइस और नॉमिनल जीडीपी मतलब ये गलत बताता है, और रियल जीडीपी मतलब सही बताता है बेस ईयर, मतलब इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशन, हाँ सॉरी। तो इम्पैक्ट हॉल अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। ट्रू ग्रोथ, ये ट्रू ग्रोथ बताता है, ट्रू ग्रोथ ऑफ इंडेक्स, जो इंडेक्स नंबर, इंडेक्स वैल्यू उसकी ट्रू ग्रोथ बताता है, ठीक है। इम्पैक्ट हॉल अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन और ट्रू ग्रोथ ऑफ इंडेक्स। नेम, इसका नाम बोल लो जीडीपी, और एट जीडीपी एट करेंट प्राइस, और इसका कांस्टेंट प्राइस होता है, तो जीडीपी रियल जीडीपी का जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। इसका भी मैंने आपको बता दिया। डिफ्लेटर पीवाईक्यू ही देख लो आप, देखो आपको नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, रियल जीडीपी दिया है। डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, आंसर आ गया, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, ओ माय गॉड, खत्म हो गया चैप्टर, वन शॉट खत्म। जाओ एग्जामिनेशन हॉल, जाना नहीं है अभी, रुक जाओ। एग्जामिनेशन हॉल एमपी बोर्ड हाई वेटेज क्वेश्चन आंसर्स, टोटल 60 मार्क्स, 1 से लेकर 4, जो भी अभी मैंने पढ़ाया ना। सेक्शन है एमसीक्यूज 10 मार्क्स के, तो ये देख लेना और अच्छे से कर लेना, ठीक है। बहुत सारे हैं, ठीक है, 7 मार्क्स के, ये देखो कर लो, ये भी करो। ट्रू फॉल्स, ये आपके एमपी बोर्ड पैटर्न के पेपर को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये देख लेना। फिर ये सेक्शन डी मैचिंग, मैच करना है इस पर आपको क्या है। फिर ये सेक्शन ई 1 वर्ड, ठीक है, तो ये 1 वर्ड का है। फिर दूसरा है सेक्शन एफ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, बार्टर सिस्टम विद 1 लिमिट हॉल, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, स्टेट 3 कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, एक्सप्लेन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोला था, 2 मार्क में आ गया लो। सेक्शन जी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, लिमिटेशंस, ये लो आ गया, limitations of GDP as a perfect welfare in index hall। लिमिटेशन जीडीपी लिमिटेशन बताओ जीडीपी के इंडेक्स हॉल वाले। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो, ये देखो ये भी आ गया, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है, इन 2 सेक्टर मॉडल। तो अब ये सेक्शन एच आ गया, मेगा सॉल्व कर लेना। ये कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है इसको आपको। अच्छा एक ही दिया है, ठीक है। आंसर बहुत सारे वो दे दिए ना, ठीक है। आंसर की हॉल, फाइनल सेल्फ इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी हॉल, तो इसमें की पार्ट 1 ये है सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें ये रही पार्ट 2, तीसरी की थ्योरी हॉल, थ्योरी वाला पार्ट, लिमिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, नॉन मॉनिटरी और ये सब देख लेना। फिर मेगा सॉल्व हॉल करोगे तो ये आंसर नेशनल इनकम का आंसर है। Conquered, we have successfully completed chapter 4 national income, measurement of national income। देखो स्ट्रैटेजी ये है कि आपको रोज 2 न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे दिमाग से भूल जाओगे, इसलिए मैं लाती रहूँगी। जब भी इकोनॉमिक्स का अपना क्लास होगी तो मैं लाती रहूँगी, ऐसे एग्ज़ाम्स लाती रहूँगी, जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें कि जब हम बोर्ड एग्ज़ाम पे बैठे तो हम लगे है लल्ला लुल्लू है, चलो अभी कर लेंगे, ये आ जाएंगे अपने मार्क्स, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ हैबिट। एमपी बोर्ड रैंक 1 स्क्वाड, topper squad। So Mitisha Gulati platform target 500 out of 500 in class 12।
So bye bye guys, love you all, and do this 60 marks question paper. And yes, bye bye, love you, bye bye, bye bye, bye bye. And tell me how many marks you got out of 60. Bye 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 bye.